काली हवेली की रहस्यमयी रात गांव के एक कोने में स्थित थी काली हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले मानते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि रघु और उसके दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं था। रघु, अजय और मोहन गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे काली हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात, जब चांदनी रात थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, तीनों दोस्तों ने काली हवेली जाने का फैसला किया। क्या तुम दोनों सच में तैयार हो? रघु ने पूछा, जबकि उनके दिलों में डर की हल्की लहर दौड़ रही थी। हाँ, चलो देखते हैं कि यह हवेली सच में कितनी डरावनी है, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। मोहन ने भी सहमति जताई और तीनों दोस्तों ने टॉर्च लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। टॉर्च की रोशनी में हवेली के टूटे-फूटे दरवाजे और खिड़कियां दिख रही थी। ये जगह तो सच में डरावनी है, मोहन ने कांपते हुए कहा। लेकिन रघु ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक जोरदार आवाज हुई और तीनों दोस्तों ने देखा कि अंदर की दीवारें धूल से भरी हुई थी। उनके हर कदम पर धूल उड़ रही थी और छत से झाड़ फानुस छूट रहा था। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े और अचानक उन्हें एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वे आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। ये कौन हो सकती है? अजय ने डरते हुए पूछा। शायद ये उसी महिला की तस्वीर है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, रघु ने जवाब दिया। इतने में अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक गए और उन्होंने देखा कि कमरे में एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। वह परछाई धीरे-धीरे उनके करीब आने लगी। ये क्या है? मोहन ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रघु ने कहा और दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तीनों ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सिर्फ यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे, रघु ने डरते हुए कहा। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे, परछाई ने कहा। परछाई के शब्दों ने तीनों दोस्तों के दिलों में और भी डर भर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक अजय को एक पुरानी किताब दिखाई दी, जो एक टेबल पर पड़ी थी। शायद इस किताब में कुछ जानकारी हो, अजय ने कहा और किताब उठाकर पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि हवेली की मालिकिन कमला देवी एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से अमृत को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गई और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। हमें कुछ करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, रघु ने कहा। उन्होंने किताब में बताए गए उपायों को पढ़ा और एक योजना बनाई। किताब के अनुसार उन्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना था और एक विशिष्ट स्थान पर जाकर हवन करना था। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का जाप शुरू किया और हवन की तैयारी की। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली में अजीब सी हरकतें होने लगी। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी और छत से अजीब सी आवाजें आने लगी। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में वे कुछ नहीं देख पा रहे थे। तभी उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी और कमला देवी की आत्मा प्रकट हुई। तुम लोगों ने मुझे मुक्त कर दिया, आत्मा ने कहा। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आत्मा
ने कहा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ आने की सजा भुगतनी होगी। इतना कहकर आत्मा ने तीनों दोस्तों को अपनी ताकत से हवेली की दीवारों में कैद कर दिया। तीनों ने चीखते चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की दीवारों में ही दब कर रह गईं। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि काली हवेली में अजीब सी हरकतें हो रही हैं। जब वे अंदर गए तो उन्हें रघु, अजय और मोहन की लाशें दीवारों में दबी हुई मिली। उनकी आत्माएं भी अब उसी हवेली में कैद हो चुकी थी, जहां पहले कमला देवी की आत्मा थी। गांव वालों ने फिर कभी काली हवेली में विरोध नहीं किया और वो हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। हवेली की दीवारों में कैद आत्माएं अब उस रात में चीख पुकार सुनाई देती, जो वहां जाने की हिम्मत करता है। इस तरह रघु और उसके दोस्तों की खोज उनकी मौत की कहानी बन गई। उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां से वे कभी वापस नहीं लौट सके। काली हवेली की कहानी एक बार फिर सबके दिलों में डर और रहस्य का बीज बो गई। रात्रि का भयावह सपना। रात के अंधेरे में एक छोटी सी बस्ती के बाहर एक पुराना और वीरान हवेली खड़ा था। ये हवेली कई वर्षों से खाली पड़ी थी और आसपास के लोग कहते थे कि उसमें भूत प्रेतों का वास है। लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन कुछ साहसी युवकों ने इसे अपनी जिज्ञासा का केंद्र बना लिया था। उस रात की बात है जब अमित, राहुल और सुमन ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। तीनों मित्रों ने मिलकर योजना बनाई और आधी रात को हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर और टूटे फूटे हालत में था। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे कदम बढ़ाया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हर कोने में धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवेली की दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तीनों को एक तेज सिहरन सी महसूस हुई। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लेकिन हम आए हैं तो अब देख ही लेते हैं, राहुल ने कहा और आगे बढ़ गया। वे तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहाँ एक पुराना झूला रखा हुआ था। जैसे ही सुमन ने उस झूले को छुआ, वह अपने आप हिलने लगा। ये देखकर तीनों घबरा गए। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी की घंघरों की आवाज आई, जो बहुत समय से बंद पड़ी थी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, सुमन ने डरते हुए कहा। लेकिन राहुल ने जिद की, नहीं, हम अभी तक कुछ खास नहीं देख पाए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीनों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहाँ फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। अमित ने उस किताब को उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। किताब में कुछ अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे और कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। ये किस भाषा में है? सुमन ने पूछा। शायद ये कोई प्राचीन भाषा है, अमित ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। तीनों मित्र घबराकर एक कोने में छिप गए। तभी एक परछाई उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं और पसीना उनके माथे पर चमकने लगा। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आई और एक भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अमित, राहुल और सुमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। परछाई ने अपना हाथ उठाया और हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। तीनों मित्र चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक जोरदार बिजली की कड़क के साथ हवेली में रोशनी भर गई और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने अपने हाथों से एक चमकती हुई छड़ी निकाली और उस परछाई की ओर इशारा किया। परछाई तुरंत गायब हो गई और तीनों मित्रों के पैरों की जकड़न खुल गई। बूढ़ी
बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। तुम लोग यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इस हवेली में एक प्राचीन श्राप लगा हुआ है। यहाँ जो भी आता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम सिर्फ जिज्ञासा में आए थे, अमित ने कांपते हुए कहा। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा हो सकती है, बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा। अब तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? राहुल ने पूछा। तुम्हें उस किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना होगा और इस हवेली की आत्माओं को शांति देनी होगी, बूढ़ी औरत ने बताया। लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अमित ने हिम्मत जुटाई और किताब को खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारों पर लगे खूंटी धब्बे गायब होने लगे और एक हल्की रोशनी फैल गई। परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत और स्थिर थी। उसने तीनों मित्रों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवा में घुल गई। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने हवेली को श्रापित कर दिया है। अब तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। तीनों मित्रों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली एक सामान्य पुरानी इमारत की तरह लग रही थी। अब उसने तीनों मित्रों ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी जिज्ञासा भी खतरनाक हो सकती है। रहस्य को अनछुआ छोड़ देना चाहिए। वे अपने अनुभव से सीख गए कि पुरानी कहानियों और अफवाहों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। खंडहर की आत्मा। सूरज उगने के साथ ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। बच्चों को खेलते हुए देखकर उनकी माताएं उन्हें जल्दी जल्दी घर बुला लेती थीं। कोई भी उस पुराने खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, जो गांव के किनारे पर स्थित था। लोगों का कहना था कि उस खंडहर में एक आत्मा का वास है, जो रात होते ही बाहर निकल आती है। एक शाम रमेश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के बड़े बूढ़ों की बातें सुनकर वे हमेशा से उत्सुक थे। रमेश ने अपनी जेब में टॉर्च डाल ली और अपने दोस्तों को बुला लिया। क्या तुम सब तैयार हो? रमेश ने अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही विचार नहीं है, सुरेश ने डरते हुए कहा। डरपोक मत बनो, हमें सच्चाई का पता लगाना है, रमेश ने कहा। रात का समय हो चला था और गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों दोस्त खंडहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पेड़ों की छायाओं ने उनके मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन वे पीछे नहीं मुड़े। खंडहर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ वीरान था। खंडहर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। उन्हें वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रमेश ने टॉर्च जलाई और वे अंदर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त घबराकर पीछे हट गए। ये कैसे हो सकता है? मोहन ने कहा, शायद हवा से हुआ होगा, रमेश ने कहा, हालांकि उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे दरवाजे के अंदर झांकने लगे। वहां एक पुराना सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर जाली लगी थी। कमरे के कोने में एक पुरानी तिजोरी रखी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर तिजोरी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पत्र था। पत्र पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में लिखा था, मैं इस खंडहर की आत्मा हूँ। मेरी हत्या इस स्थान पर हुई थी। मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे कातिल का पर्दाफाश होगा। यह क्या है? सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रमेश ने कहा। बाहर की ओर जाते हुए अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। उन्होंने देखा कि खंडहर के द्वार पर एक स्त्री की आत्मा खड़ी थी।
एक षड्यंत्र के तहत हुई थी। मेरा नाम राधा था और मेरे पति ने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी। उसकी आत्मा अब भी इस खंडहर में भटक रही है। हमें क्या करना होगा? रमेश ने पूछा। मेरे पति की आत्मा को पकड़ो और उसे इस खंडहर से बाहर निकालो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, राधा की आत्मा ने कहा। चारों दोस्त ने हिम्मत जुटाई और आत्मा के कहे अनुसार करने का वचन दिया। वे खंडहर के अंदर दोबारा गए और ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी। ये राधा के पति की आत्मा थी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आत्मा से पूछा, तुम्हें क्यों राधा की हत्या करनी है? आत्मा ने गुस्से में आकर कहा, मैंने उसे मार डाला क्योंकि मुझे उसकी संपत्ति चाहिए थी। लेकिन अब मेरी आत्मा भी इस खंडहर में फंस गई है। रमेश ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हें इस खंडहर से बाहर निकलना होगा। राधा की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक खंडहर में सब कुछ शांत हो गया। राधा की आत्मा ने आकर कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई है, अब तुम लोग जा सकते हो। चारों दोस्त खंडहर से बाहर निकले। गांव में वापस आकर उन्होंने लोगों को पूरी घटना सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। खंडहर के पास का सन्नाटा भी धीरे धीरे कम हो गया। अब वहां कोई डरावनी कहानियां नहीं थी। खंडहर की आत्मा को आखिरकार शांति मिली।